नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर सभी का स्वागत है। आज जो मेरा प्रश्न है वह जीएस से संबंधित सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक प्रश्न करके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और बेहतरीन तरीका से हम लोग समझेंगे, इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का आपको प्रॉब्लम ना आए, समस्या ना आए। और हम लोगों का जैसा मेरा सुबह भी चलता है एक एमसीक्यू टेस्ट, शाम में भी चलता है एक, तो आप लोग दोनों प्रश्न जो वीडियो हम डाल रहे हैं हर एक प्रश्न को अच्छे से बारीकी से समझेंगे, देखेंगे वीडियो को। आइए, पहला प्रश्न कहता है कि परमाणु बम जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, दूसरा है नाभिकीय विखंडन, तीसरा उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो जो परमाणु बम होता है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अब देखिएगा सबसे पहले कि परमाणु बम का जो खोज किया है वह किसने किया? तो ओटो हॉर्न। परमाणु बम का जो खोज किया है वह किसने? ओटो हॉर्न। ये तो आपको प्रश्न क्लियर हो गया, पहला प्रश्न। फिर समझेंगे कि जो नाभिकीय विखंडन है, यहां दिख रहा है नाभिकीय विखंडन, ठीक है। इसका दो भाग हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, एक यहां पे इस नाभिकीय विखंडन में अगर परिभाषा जानना है तो ध्यान देना, एक बड़े भारी नाभिक जो होता है वह दो भागों में टूट जाता है। दो भागों में टूटना ही कहलाता है एक नाभिकीय विखंडन। अब अगर बात करते हैं कि नाभिकीय विखंडन जो है, एक दो आपको यहां पे समझाते हैं। एक तो नागासाकी, ठीक है ना, और दूसरा हम बात करते हैं हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा नागासाकी, ठीक है ना। ये दो आप ध्यान में रखना है कि दो जो हुआ था, हिरोशिमा कब हुआ था घटना और नागासाकी कब हुआ था, दोनों जो है या पड़ता कहां पे? तो जापान में, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब ध्यान देना है कि हिरोशिमा का जो डेट है वह कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1945 को हुआ था। और अगर बात करते हैं नागासाकी कब हुआ था, तो यहां पे आपको ध्यान देना है 9 अगस्त 1945 को। चलिए, ये क्लियर हो गया, ठीक है। बात करते हैं कि हिरोशिमा में जो हुआ था, इनका कोड कभी पूछ देगा तो इनका कोड क्या होता है? तो लिटिल मैन। इनका जो कोड होता है वह लिटिल मैन, और इनका जो कोड था वो था फैट मैन। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। बात करते हैं हम लोग और थोड़ा सा डीपली में चलते हैं। यहाँ पे पूछता एग्जाम है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अगस्त। नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त। यहां भी प्रश्न क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि जो नाभिकीय संलयन है, ठीक है ना, नाभिकीय संलयन में क्या होगा? तो ये भी प्रश्न बहुत आसान है कि कई सारे छोटे छोटे नाभिक जो है मिल करके एक बड़े भारी परमाणु का निर्माण करता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन का सबसे अच्छा जो स्रोत है वह क्या हो जाएगा? तो सूर्य। क्या है? सूर्य। ये भी क्लियर हो गया। फिर अगर बात करते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। नाभिकीय रिएक्टर, और यहां पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नाभिकीय रिएक्टर में काफी इंपॉर्टेंट क्या बताने वाले हैं, समझेंगे कि सबसे पहले यहां पे मंदक के रूप में क्या काम किया जाता है। मंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है भारी जल, और दूसरा जो किया जाता है वो ग्रेफाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार प्रश्न आया था, बिहार दरोगा में भी प्रश्न यहाँ पे पूछा था, बार बार पूछता है। तो मंदक का प्रयोग भारी जल ग्रेफाइट में किया जाता है, ये तो क्लियर हो गया। और एक पूछता है कंट्रोल रॉड्स, मतलब नियंत्रक छड़। नियंत्रक छड़ के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वह किसका किया जाता है? तो बोरॉन और कैडमियम। तो ये भी क्लियर हो गया। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे एक और बात करते हैं ईंधन के रूप में। बहुत अच्छा बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा, घबरा नहीं, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगा आज जीएस में। ईंधन के रूप में प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है यूरेनियम का और प्लूटोनियम, ठीक है ना। ये दोनों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो मंदक का भारी जल ग्रेफाइट, और नियंत्रक छड़ में बोरॉन कैडमियम, और ईंधन में यूरेनियम और प्लूटोनियम।
बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना यहां से एक प्रश्न और कि जो यूरेनियम है, यूरेनियम का भंडार या खादान कर सकते हैं, कहां पे है? झारखंड में जादूगोड़ा। झारखंड में कहां पे है? तो जादूगोड़ा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से भी प्रश्न आता है। तो ये रहा पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन, ठीक है ना। पहला आंसर जो पूछा गया था वो आपका हो जाएगा आंसर बी। तो हम थोड़ा सा डिटेल बताएंगे, टाइम लगेगा, बट आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। सेकंड प्रश्न आते हैं कि मानव के नेत्र में पूछा गया है कि मानव के नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों का विभेद के लिए उपस्थित होते हैं, वह क्या होता है? पहला है कोराइड, दूसरा कॉन्स, तीसरा कॉर्निया और चौथा है रॉड्स। देखेंगे इसको क्या कहते हैं? रॉड्स। ये क्या होता है? तो कॉन्स। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आई के बारे में, ठीक है ना, पूरा डिटेल पढ़ते हैं हम लोग आई। तो अगर बात किया जाए आई की स्टडी को क्या कहते हैं, तो आई का जो स्टडी है उसको कहते हैं ऑप्थेमोलॉजी। ऑप्थेमोलॉजी, ये तो क्लियर हो गया। फिर अगर बात करते हैं आई की स्टडी, ऑप्थेमोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। आई कि अगर भाग होता है वो 4 लेयर होता है। कितने लेयर होता है? 4। तो वह कौन कौन सा लेयर? एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब हम लोग एक एक करके सारे समझेंगे। जो फर्स्ट लेयर है ये कौन सा है? तो फर्स्ट लेयर। ये कौन सा है? सेकेंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो यहां पे हम लोग इस बात को समझना थोड़ा सा कि जो फर्स्ट लेयर होता है आई का, ये सारा होता है ट्रांसपेरेंट। सारा क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। मतलब अगर प्रकाश जाएगा तो सारा क्या होगा? मतलब अंत तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर अगर बात करते हैं किसी तरह का जाएगा प्रकाश तो सारा आपका पहुंचना चाहिए कहां पे? इस इमेज तक, यहां तक कोई दिक्कत। आगे बात करते हैं कि जो फर्स्ट लेयर होता है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कंजक्टिवा। इन्हें कहते हैं कंजक्टिवा, ठीक है। सेकंड लेयर को अगर बात करते हैं इसको कहते हैं कॉर्निया। इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। थर्ड लेयर को क्या कहते हैं? तो लेंस। और चौथा लेयर को क्या कहते हैं? तो रेटिना। आप पहले यहां क्लियर हो गया कि हमारे आई में कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर होता है। पहला लेयर कंजक्टिवा, दूसरा कॉर्निया, तीसरा लेंस, चौथा रेटिना। अब बात समझेंगे कि जो पहला लेयर कंजक्टिवा, कॉर्निया वाला भाग ही क्या किया जाता है? तो दान में दिया जाता है, ये तो क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि लेंस का जो प्रयोग किया जाता है वो हमारे आई में कौन सा लेंस रहता लगा हुआ? उत्तल लेंस, ये भी क्लियर हो गया। और रेटिना का क्या काम है? तो रेटिना काम है यहीं पे बनता है इमेज। क्या बनता है? इमेज। अब प्रश्न आता है कि सर इमेज जो बनता है वह कैसा बनता है? यहाँ पे तो ध्यान देना, इमेज यहाँ पे बनता है वास्तविक और उल्टा। जो इमेज बनेगा वह वास्तविक और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। क्लियर हो गया। हमारे आंख में जो इमेज बनता है उनका कितना देर तक कह सकते हैं, अगर माइंड में रहता है उस समय, तो इनका याद रखेंगे 1/10। कितना सेकंड रहता है? 1/10 सेकंड तक ही रहता है। फिर वह क्या होता है? डिसअपियर, गायब हो जाता है। इतना सारे क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं कि जो रेटिना है, यहां पे देख रहे हैं रेटिना, अभी बहुत सारे डिटेल में बताना है, ध्यान रखेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, सारे बात को समझेंगे। पहले जो रेटिना है आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। जो रेटिना होते हैं यह 2 सेल से बना हुआ है। 2 सेल कौन कौन सा बना हुआ है? एक तो होता है रॉड सेल और एक होता है कॉन सेल। आपका जो प्रश्न पूछा है बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। एक रॉड सेल होता है और दूसरा क्या होता है? कॉन सेल। अब जो रॉड सेल होता है, इस सेल का अगर कमी हो गया, रॉड सेल का क्या हो गया? कमी हो गया, तो यहां पे कहने का मतलब क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? रतौंधी। ये भी क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं कि सर नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, इसका उपचार क्या है वो बता दीजिए। इनका उपचार क्या है? इसके लिए आपको विटामिन ए की आपकी जरूरत है। और विटामिन ए का अगर बात करते हैं सोर्स क्या है, तो सबसे बेस्ट जो इसका सोर्स है वो है गोल्डन चावल, गोल्डन राइस, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। और अगर सिंपल अगर बात करें सोर्स क्या है, तो जैसे आपका हो जाएगा गाजर, ठीक है ना, हरी सब्जी। तो कई सारे ये सब है सोर्सेस है जो आप ले सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब अगर आते हैं हम लोग कॉर्न सेल की तरफ, तो कॉर्न सेल जो है, ठीक है ना, इसमें
सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है और बहुत खतरनाक चीज है, ये कह सकते हैं, इसमें होता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। अब अगर कलर ब्लाइंडनेस हो गया तो यह पूछता कैसा डिजीज है? यह एक अनुवांशिक डिजीज है। कैसा डिजीज है? अनुवांशिक डिजीज है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। सर कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा, आप दो रंग नहीं पहचान पाएंगे, लाल और हरा। कौन सा? लाल और हरा रंग को आप पहचान नहीं पाएंगे, दोनों आपको पता ही नहीं चलेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। कलर ब्लाइंडनेस अनुवांशिक है, खत्म नहीं हो सकता है। लाल हरा रंग जो पहचान आप नहीं पाएंगे, ये क्लियर हो गया। तो दो सेल से बना हुआ है। रेटिना में क्या होता है? तो इमेज यहीं पे बनता है, रेटिना में ही क्या बनता है? इमेज। अब इमेज जो बनता है वह कितना सेकंड के लिए? तो ध्यान देना है 1/10 सेकंड के लिए। चलिए ये क्लियर हो गया, सारी बात को हम लोग समझ गए। बहुत सारे हैं आंख से संबंधित कई सारे रोग होते हैं, जैसे आपको पता होगा ग्लूकोमा, ठीक है ना, ग्लूकोमा हो जाएगा, ट्रेकोमा, ट्रेकोमा हो जाएगा, मायोपिया, मायोपिया, फिर हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं और भी बात करते हैं जीरोफ्थिल्मिया, जीरोफ्थिल्मिया। तो कई सारे ये सब हैं जो क्या है, आई से संबंधित डिजीज है, सब आपको इंपॉर्टेंट है। कभी हम लेक्चर देंगे और डिटेल में। चलिए अभी टाइम भी ज्यादा लग रहा होगा, आप लोग परेशान भी होंगे। तो ये इतने सारे हम लोग समझ गए कि मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में पूछा गया है रंग का क्या हो जाएगा? कौन? ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो बी, ठीक है ना। कॉर्निया दान में दिया जाता है, रॉड्स के बारे में बता दिए आपको, और यहाँ पे कोराइड्स ये तो है नहीं। आगे आते हैं अगले प्रश्न कि अस्थाई चुंबक जो है वह किस स्थिति में पूछा गया है? अस्थाई चुंबक किस स्थिति में किया जा सकता है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, कच्चा लोहा या इस्पात? देखिए यहां भी जो चुंबक होता है ये दो तरह का होता है, ठीक है ना। दो तरह कौन कौन सा होता है? एक तो होता है अस्थाई चुंबक और एक होता है अस्थाई। एक अस्थाई चुंबक और एक अस्थाई चुंबक होता है। अब अगर यहां पे बात करते हैं कि जो अस्थाई चुंबक है, अस्थाई चुंबक यह किसका बना होता है सर? तो अस्थाई चुंबक जो बना होता है, याद रखेंगे, ये इस्पात का बना होता है। ये जो बना होता है वो इस्पात का बना होता है। और जो अस्थाई है यह किसका बना होता है? तो ध्यान देना है, ये नर्म लोहा का बना होता है। किससे बना होता है? तो नर्म लोहा का बना होता है। कौन? अस्थाई। ये भी क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं चुंबक के बारे में, समझ में आ गया अस्थाई अस्थाई, ठीक है। अगर बात करते हैं कि चुंबक भी दो तरह का और भी होता है, एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। एक होता है कृत्रिम। तो इसमें सर कौन सा भाग है? तो ये वाला भाग है, ठीक है ना। कृत्रिम वाले भाग में यहाँ पे अस्थाई अस्थाई बदलाए हैं। प्राकृतिक में कई सारे होता है, जैसे मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है ना, लोडेस्टोन, लोडेस्टोन। कई बार पूछा हुआ था एग्जाम में, ये लोडेस्टोन जो है वह कैसा चुंबक है? प्राकृतिक है कृत्रिम? तो आपका आंसर क्या होगा? वह प्राकृतिक है। जबकि कृत्रिम में दो तरह से अस्थाई और अस्थाई। जो अस्थाई होता है वो इस्पात का बना होता है, जो अस्थाई होता है गर्म नर्म लोहा का बना होता है। आपका प्रश्न का आंसर यहां मिल गया। अस्थाई चुंबक पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा? इस्पात। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो डी। विषाणु में पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नहीं है? ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहां तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है कि कोशिका भित्ति की मौजूदगी, ये इसका क्या होगा? नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। अब देखिए बात है विषाणु का, तो विषाणु सबसे पहले का खोज किसने किया था विषाणु का? तो इवान विस्की। इसका जो खोज किया था वो किसने किया? इवान विस्की ने खोज किया। चलिए ये भी क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु के स्तर को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु याद रखना है यह सूक्ष्म होता है, जीवाणु से भी ज्यादा सूक्ष्म कौन सा होता है? विषाणु, ठीक है ना। वायरस, जो कोरोना है यह भी क्या है? वायरस है। और कोरोना हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो लंग्स। किस अंग को प्रभावित करता है? तो लंग्स को प्रभावित करता है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, ऑप्शन नंबर यहां पे दिया डीएनए और आरएनए। डीएनए का जो पूरा नाम होता है
वह क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का बात करते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वह वाटसन क्रिक ने दिया था। और आरएनए का जो दिया था वो था फ्रेडरिक मिशर ने दिया था। आरएनए में जो होता है वह कैसा होता है, तो सिंगल, आरएनए में कैसा होगा, सिंगल हेलिक्स मॉडल, जबकि डीएनए में कैसा होता है, तो डबल, डीएनए में क्या होगा, तो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, जिसका खोज कहिए या नामकरण कहिए वाटसन एंड क्रिक ने। सन कौन सा रहता है, तो 1953 को। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किस प्रकार का सेल विभाजन का प्रयोग किया गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, केवल समसूत्रण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक। अब देखिए जो सेल डिवीजन होता है वह दो तरह से होता है। सेल डिवीजन जो होगा वह कितने तरह से, दो सेल डिवीजन। अब दो कौन कौन सा होता है, तो ध्यान देना है, एक तो होता है समसूत्री और दूसरा होता है अर्धसूत्री। दूसरा क्या होता है, अर्धसूत्री। ये तो क्लियर हो गया कि सर समसूत्री और अर्धसूत्री होता है। बात यहां पे करेंगे कि समसूत्री में जो सेल का डिवीजन होगा वह किस अनुसार से होता है, ठीक है ना, वह किस आधार पर होता है देखेंगे। मान के चलिए ये आपका सेल है, ठीक है ना, ये पेरेंट सेल है। अब इस पेरेंट सेल से यहां पे क्या होगा, इस पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होगा। कितने होगा, दो डॉटर सेल का निर्माण होगा, याद रखेंगे। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होगा, और फिर देखेंगे ये दो डॉटर सेल का निर्माण होगा, जीन तो वही आएगा, फिर यहां पे हो जाएगा 4 सेम। ये हो गया क्लियर। अब अगर बात करते हैं सर अर्धसूत्री में क्या होता है, ये क्या है, इसको कहते हैं हम लोग पेरेंट सेल, पेरेंट सेल कहते हैं। और इसी से आपको विभाजन होता है। ये तो सेल का विभाजन ऐसे समझेंगे अच्छा से। शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर और कमेंट भी करना है कि जीएस का जो क्लास इतना डिटेल में हम बता रहे हैं वह कैसा है, मेरा डिटेल एक्सप्लेनेशन ये बारे में बताना आपको। अर्धसूत्री में देखेंगे कि एक अगर पेरेंट सेल है तो यहां से भी आपका क्या होगा, 4 पेरेंट सेल का निर्माण होता है। कितना, तो 4, 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4। अब जो चारों में होगा फिर वही ये बात है, इसमें चारों होगा, जीन तो वही आएगा ना। चलिए ये समझ में आ गया, और वो भी क्या पेरेंट सेल है। तो आपको डिटेल नॉलेज मिलेगा यहाँ पे, समसूत्री का ये, अर्धसूत्री का ये। तो चोट वगैरह जो लगता है वह किससे होता है विभाजन, तो समसूत्री विभाजन। तो ये रहा पूरा आपको डिटेल नॉलेज। आगे प्रश्न आते हैं हम लोग कि दूध से अगर दही बनाएगा तो उसके लिए कौन सा कारण होगा, लैक्टोबैसिलस कहीं दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए अगर बात किया गया है मिल्क यानी दूध के बारे में, ठीक है, तो यहां से प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि दूध को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे ताकि उसमें जो बैक्टीरिया है वह नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो होता है 63 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा आपको होता है 71 डिग्री सेल्सियस पे, और तीसरा जो बहुत ही कम बच्चे को इस बात को पता होगा, तीसरा जो होता है वह 104 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। अब आइए अगर आप 63 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं, ठीक है ना, तो यहां पूछता कितना देर तक, तो ये करना पड़ेगा मिनिमम 30 मिनट्स। कितना मिनट्स तक, तो आपका जो दूध में जो मिल्क में बैक्टीरिया वो नष्ट हो जाएगा। जो 71 डिग्री में पूछा गया है ये कितना करना है, तो ये करना है मिनिमम आपको 15 सेकंड के लिए। ये भी क्लियर हो गया। और अगर बात करते हैं 104 डिग्री सेल्सियस में, तो यहां पे मुश्किल से आपको करना 4 सेकंड। कितना सेकंड, तो 4 सेकंड के लिए आपको करना होगा। और ये जो 104 डिग्री आपको बताए ये आपका होता है पाउडर, जो देखते हैं ना पाउडर वाला मिल्क, वो होता है। ठीक है ना, इस डिग्री में गर्म किया जाता है ताकि लंबे समय तक बैक्टीरिया उसमें बने ना और स्वादिष्ट और अच्छा रहे। ये रहा मिल्क के बारे में। मिल्क का कलर जो होता है वह 2 होता है, एक तो होता है सफेद, ठीक है ना, और एक होता है पीला। अब ये भी क्लियर हो गया, ठीक है ना, सफेद और पीला। अब देखिएगा दूध में जो होता है प्रोटीन, सॉरी दूध में एक होता है हाँ प्रोटीन, और वह प्रोटीन कौन सा होता है, तो केसिन। कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन। अब फिर बात करते हैं कि जो केसिन सब प्रोटीन बता रहे हैं आप,
वह केसिन प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होगा। तो इनके लिए कोई भी भोजन हम लोग खाते हैं तो उनके डाइजेस्ट के लिए कम से कम तो एक एंजाइम तो चाहिए ही चाहिए, तभी डाइजेस्ट होगा, अन्यथा नहीं डाइजेस्ट होगा। तो बात यहां पे ये है कि केसिन को अगर डाइजेस्ट करना होगा तो यहां पे इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या एंजाइम है, तो रेनिन। कौन सा एंजाइम है, रेनिन एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। रेनिन एंजाइम ही दूध का क्या करता है, दूध में जो प्रोटीन केसिन है इसका पाचन करने में मदद करता है। आप समझ गए, ये रहा पूरा का पूरा मिल के बारे में, इसका आंसर क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की प्रशीतन क्या है। प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेटर में जो हम लोग खाद्य परीक्षण जो रखते हैं जो खराब नहीं होता है, उसका कारण है जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अच्छा, रेफ्रिजरेटर का बात किया गया, यहीं से निकलता कौन सा गैस, CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, बहुत बार ये हानिकारक है। आगे प्रश्न आइए कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल जो किया जाता है वह खमीर, वह किस रूप में किया जाता है, तो वह किण्वन के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, फर्मेंटेशन, ठीक है ना। किण्वन की प्रक्रिया मदद नहीं करता किण्वन। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। यहां पे क्या बोला, किण्वन के लिए उत्प्रेरक रूप में कार्य करता है और ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न कि पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स पूछा गया किसके अध्ययन को कहते हैं, तो वह हो जाएगा शिशु रोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो औषधि हो जाएगा। अच्छा, हार्ट, हार्ट के अस्त्र क्या कहते हैं, तो कार्डियोलॉजी, क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, और अगर बात करते हैं कि हार्ट के जांच यानी हृदय की जांच के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, तो ECG का प्रयोग करते हैं, ये भी क्लियर हो गया। मनुष्य का हार्ट 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो 72, ठीक है, प्रति मिनट, ये भी क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि हार्ट का जो हम लोग का होता है चैम्बर, वह कितना होता है, कितने चैम्बर, तो 4 चैम्बर होगा। चलिए, भी क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि हार्ट जो है एक क्या जाएगा, तो मस्क्यूलर ऑर्गन है, मस्क्यूलर ऑर्गन, मस्क्यूलर ऑर्गन है। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि हार्ट का वजन कितना है, तो वजन ऑन एन एवरेज अगर लेते हैं तो वह 300 ग्राम। फिर अगर बात करते हैं कि सर बच्चा का, शिशु का हार्ट का वजन कितना होता है, तो वह होता है 20 से 25 ग्राम होता है, तो 20 से 25 ग्राम होता है। सर हार्ट का काम क्या है, तो वो समझेंगे अब। हार्ट का जो काम है वह मुख्य रूप से 2 कार्य है, तो 2 कार्य कौन कौन सा है, तो ध्यान देना। एक तो इसका हो जाएगा ब्लड का पंपिंग करना, ब्लड पंपिंग, और अगर सेकेंड कार्य बात करते हैं तो वह हो जाएगा फिल्ट्रेशन का काम। क्या काम करता है, तो फिल्ट्रेशन का, ये भी क्लियर हो गया। फिर अगर बात करते हैं कि हार्ट, हृदयाघात, हार्ट अटैक होता होगा, तो वह जो होता है किस वजह से, तो हार्ट अटैक आने के पीछे आपको रीजन जाना पड़ेगा, तो यहां पे होता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के क्या होने से, वृद्धि होने से हार्ट अटैक, हृदयाघात आता है, ये भी क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि पहला जो हार्ट अटैक जो आया था यानी हृदय प्रत्यारोपण करवाया था वह किसने, ठीक है ना, तो वह था बर्नार्ड। कौन था, बर्नार्ड क्रिश्चियन, ये पहला था वर्ल्ड में। अगर भाई पूछेगा भारत का कौन था, तो के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। अच्छा, यहां से प्रश्न सर क्या लिख रहे हैं, तो याद रखिएगा हृदय प्रत्यारोपण, हृदय का ट्रांसप्लांट, ये क्या गया था, ट्रांसप्लांट, ये भी क्लियर हो गया। देखिए पूरा पूरा डिटेल नॉलेज मिल रहा है आपको, बस बने रहेंगे, टाइम का इशू नहीं, हड़बड़ाइए नहीं, नॉलेज तो आपको बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। इतना सारे आपको बारे में तो बता दिए, ठीक है, हार्ट से संबंधित। फिर पूछेगा हृदय हमारा कितना होता है, 4 चैम्बर तो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है ना। 4 चैम्बर होता है, तो 4 चैम्बर में जो होता है इसमें 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। आलिंद और निलय कहते हैं, आलिंद और निलय, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं, इतना सारा आप समझ गए सारी बात को। अगले प्रश्न आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य का अध्ययन होगा, तो मनुष्य का अध्ययन का आपका क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो सी, क्या हो जाएगा, सी। अच्छा, एंड्रोलॉजी, यहां से क्या हो जाएगा, एंड्रोलॉजी, तो ये भी चिकित्सा से संबंधित है, एंड्रोलॉजी। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अगर बात करते हैं आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी जो होता है ना, वह कह सकते हैं भू अस्थायित्व, ठीक है ना,
या कह सकते हैं आर्कियोलॉजी से खाद्यान्न वगैरह से संबंधित है, ये भी हो जाएगा आर्कियो, ये भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न, शरीर के पूछा गया आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण से किया जाता है, तो वह हो जाएगा एंडोस्कोप। क्या हो जाएगा? एंडोस्कोप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। माइक्रोस्कोप जो होता है यह सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में किया जाता है। चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया यहां से, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न कि प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण जो किया था वह किस वर्ष, तो 1967 में। 19 नंबर क्या हो जाएगा? एक नंबर 1967। हृदय प्रत्यारोपण याद रखना है, विश्व में करने वाला पहला जो था वो था बर्नार्ड क्रिस्टन। और अगर भारत का बात करते हैं तो के वेणुगोपाल। के क्या हो जाएगा? वेणुगोपाल, ठीक है ना। चलिए ये तो आपको पता चल गया, और ये कौन थे? ये भारत के हैं, ठीक है ना, याद रखना है। आगे प्रश्न आइए, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? हर प्रश्न को बड़ा कलेक्शन के मेहनत से लाए हैं आप लोग, सभी लोग जरूर जिस तरह बता रहे हैं आप खुद उसको रेटिंग देंगे कि सर एक्सप्लेनेशन जबरदस्त रहा, जीएस का कैसा रहा, फुल डिटेल नॉलेज दे रहे हैं आपको। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंगारू। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो अच्छा इसमें पूछा गया सबसे लंबी अवधि तक कौन आ सकता है, ठीक है, कंगारू। और कभी कभी कंगारू चूहा भी आंसर देता है, दोनों देख लेंगे, ऑप्शन दोनों देता है एग्जाम में। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित उसको क्या कहते हैं, तो वह आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो जीवाश्म। क्या हो जाएगा? जीवाश्म। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? एक शाखा जो पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित उसको क्या कहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। ये आपका अच्छा एंटोमोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वह क्या हो जाएगा? एक्सोबायोलॉजी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। ये तो बहुत आसान था प्रश्न। चलिए जो जीवाश्म हो जाएगा ना इसको कह सकते हैं हम लोग फॉसिल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फॉसिल, ठीक है ना। माइकोलॉजी इसको क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। और सवाल के अगर आपसे पूछेगा कि सर सवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एंटोमोलॉजी ये क्या हो जाएगा? कीट वगैरह, ठीक है ना, कीट वगैरह जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। आगे प्रश्न आते हैं हम लोग, निषेचन जो होता है विकास होगा, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ये सब आपको पूछा गया, भ्रूण विज्ञान, फिजियोलॉजी, अनुवांशिकी, ठीक है ना, ये सब क्या हो जाएगा? अनुवांशिकी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी। अच्छा देखिएगा, निषेचन वगैरह, भ्रूण पूछा गया, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? अनुवांशिकी ये भी है, या नहीं तो अगले प्रश्न अगर देखेंगे तो ये भी प्रश्न हो सकता है भूविज्ञान भी। क्या हो सकता है? भ्रूण विज्ञान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अनुवांशिकी, क्रमागत और फिजियोलॉजी ये तीनों आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिखा रहा है। आपका जो प्रश्न होगा वो भ्रूण विज्ञान। अगले प्रश्न आएंगे, निम्नलिखित में कौन सा मकड़ी का अध्ययन है? पूछा गया है कि मकड़ी का अध्ययन क्या हो जाएगा? आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी या साइनोलॉजी। तो यहाँ पे मकड़ी का अध्ययन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्कियोलॉजी। क्या हो जाएगा? आर्कियोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव से संबंधित है, मानव के विकास से संबंधित है, ठीक है ना। अच्छा साइनोलॉजी और एपियोलॉजी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो जो साइनोलॉजी होता है और एपियोलॉजी ये सभी दोनों किससे संबंधित है? जैसे आपको पूछेगा साइनोलॉजी तो ये कुत्ता वगैरह के आवाज से संबंधित होता है, ये भी क्लियर है। आगे बात करते हैं हम लोग कि ऑनिरोलॉजी पूछा गया किससे संबंध है? तो ऑनिरोलॉजी जो है वह सपने के अध्ययन से संबंधित, किससे हो जाएगा? सपना। ऑनिरोलॉजी सपने से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट आइए, पूछा गया है कि नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ, नेफ्रोलॉजी किससे हो जाएगा? गुद्दा। और गुद्दा को हम लोग क्या कहते हैं? किडनी। क्या बोलेंगे? तो किडनी कहते हैं गुद्दा को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अच्छा जिगर मतलब इसको कहते हैं लिवर। क्या बोलेंगे? लिवर। अब ये जिगर जो किस सेल से बना हुआ है? तो हिपैटिक सेल। कौन सा सेल हो जाएगा? तो हिपैटिक सेल से बना हुआ है, इसीलिए इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को कहते हैं हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी कहते हैं,
लीवर जो है सबसे बड़ा क्या है, ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड है, ये भी क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि लीवर का वजन कितना होता है, तो वजन दोस्त याद रखना है कि 1.5 से कितना केजी, 2 केजी। लीवर का मुख्य कार्य क्या है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि जो यूरिन का निर्माण करना, क्या करना, यूरिन बनाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात इस चीज का है कि यूरिन में जो सबसे ज्यादा रहता है वह क्या रहता है, वाटर रहता है। तो वाटर कितना परसेंट, तो 95% रहता है वाटर, और 2% जो रहता है वो रहता है यूरिया। क्या रहता है, यूरिया, ठीक है ना। अच्छा, यूरिन का कलर अगर पूछेगा कि पीला क्यों होता है, तो पीला जो होता है वो यूरोक्रोम, किस वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से। ये भी क्लियर हो गया। तो सारे प्रश्न को आपको डिटेल नॉलेज तो बता रहे हैं, आगे बात करते हैं। अच्छा, फेफड़ा का पूछा गया है, तो फेफड़ा का काम क्या है, फेफड़ा का जो काम है यहाँ पे फिल्ट्रेशन करना, लेकिन किस चीज का, जैसे ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो O2 को इन करना और CO2 को बाहर करना। कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है, तो वह हो जाएगा मशरूम। मशरूम में 85% है, उसके बाद जो सोयाबीन है इसमें 46% है, ठीक है ना। और फिर दाल है, सारे तो प्रोटीन है। आपसे पूछा गया सबसे ज्यादा, और वह कौन हो जाएगा, तो मशरूम। याद रखेंगे प्रोटीन कितने कंपाउंड से मिलकर बना होता है, तो CHONS, ठीक है ना, ये कंपाउंड से। पूछेगा कार्बन का जो प्रतिशत है वह 51 से 52% होता है। याद रखेंगे सबसे ज्यादा किसका रहता है, कार्बन का ही रहता है। प्रोटीन का खोज किसने किया, तो जे बर्जेलियस ने। जे बर्जेलियस ने क्या किया, इसका खोज किया। आगे आते हैं अगले प्रश्न कि जन्म के बाद किसमें विभाजन बंद हो जाता है। तो जन्म के बाद पूछा गया किसमें विभाजन बंद हो जाएगा, तो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका में क्या होता है, जन्म होने के बाद सेल में डिवीजन नहीं होता है। अगले प्रश्न कि विकास के दौरान मस्तिष्क के कौन से भाग का आकार में सर्वाधिक वृद्धि पूछा गया है। सर्वाधिक वृद्धि जो होगा वह किसमें होता है, अग्र मस्तिष्क में, ठीक है। अब बात है मस्तिष्क के बारे में, तो मस्तिष्क के बारे में जान लीजिए। मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो न्यूरोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वह किस सेल से बना है, न्यूरॉन सेल से बना हुआ है, ये क्लियर हो गया। ब्रेन का अगर बात करते हैं वजन कितना है, तो 1300 से 1400 ग्राम, ये भी क्लियर हो गया। चलिए अगर बात करते हैं कि जो मस्तिष्क है, ठीक है ना, मस्तिष्क कितने भाग होते हैं, तो इसके 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क जो बना होता है न्यूरॉन सेल का, तो इसमें कभी भी सेल डिवीजन नहीं होगा। एक बार हो जाने के बाद दोबारा कभी सेल डिवीजन नहीं होता, किसमें, मस्तिष्क में, ठीक है ना। किस खोल में बंद रहता है, तो क्रेनियम। किस खोल में रहता है, या क्रेनियम नामक में बंद रहता है, क्या, मस्तिष्क। ये भी क्लियर आपका हो गया, कोई डाउट यहाँ पे नहीं है, सारे बारे में हम बता दिए। इंपॉर्टेंट है इतना ही, और भी बहुत सारे हैं। मस्तिष्क बारे में डिटेल जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और एक लेक्चर में हम कई बार बताए भी है। पूछा गया है कि पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना, वह कहां स्थित है, तो पीयूष ग्रंथि आपको पता होगा मस्तिष्क में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बी। अब देखिए बात है पीयूष ग्रंथि का, तो यह सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। तो सर पहला कौन है, तो फर्स्ट याद रखेंगे उसको कहते हैं पीनियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, तो पीनियल होता है पहला, ठीक है। फिर बात करते हैं कि पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है, तो इसका आकार जो होता है वह मटर के आकार का। इसका वजन अगर बात करते हैं तो 0.6 ग्राम होता है, किसका, तो पीयूष ग्रंथि का। पीयूष ग्रंथि याद रखेंगे इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड। इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि सुपर मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड। एक बार सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर करना है। इतना बेहतरीन तरीका से आपको जीएस पढ़ा रहे हैं, लाइक करना, कमेंट तो जरूर करना है। हम हर एक बच्चा का आज कमेंट पढ़ेंगे कि हम इतना मेहनत किए, तो आप क्या क्या कमेंट मेरे बारे में कर रहे हैं, कितना बेहतरीन क्लास दिए, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है कि सभी लोग कमेंट करके बताएं कि कैसा मेरा जीएस का क्लास आज का हम आपको दे रहे हैं।
सुपर मास्टर ग्लैंड जो कहते हैं उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। ये क्या है, सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हाइपोथैलेमस ही आपके शरीर के, ठीक है ना, क्या करता है, शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है, तो नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस ही। आगे आते हैं अगले प्रश्न, मानव की श्वास नली की दीवार में क्या होता है, ठीक है ना, तो सी आकार की उपस्थिति, क्या हो जाएगा, सी आकार की उपस्थिति, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा। अगले प्रश्न आएंगे कि दायां फेफड़ा कितने पिंडों में होता है, तो वह कितने पिंड हो जाएगा, 4, ऑप्शन में कितना हो जाएगा, सी। और आगे प्रश्न आएंगे कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितना होता है, मानव हृदय में कक्षों की जो संख्या होता है वह कितना हो जाएगा, 4, ऑप्शन में कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा डी। ये रहा पूरा का पूरा मेरा आपका सॉल्यूशन आज का जो जीएस का था। ताबड़तोड़ अंदाज में आपको बैटिंग किए हैं और बताए, आप सभी लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा जीएस और कितना बेहतरीन आपको क्लास दिए हैं। ओके।